वर्क, पावर एंड सर एनर्जी। नहीं अभी करेंगे, हो गई है 6-5। देखो वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में क्या किसी को पता है? बताओ, जो आप लोगों को पता है, कौन कौन बताएगा फटाफट। 11th का टॉपिक है, जरूरी टॉपिक है और आसान टॉपिक है, इतना बहुत ज्यादा खतरनाक भी नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। बताओ भाई फटाफट। वर्क तब होता है जब फोर्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अभी वर्क के बारे में बात करते हैं, पहले आओ जाओ थोड़ा फटाफट देखना जो भी मैं बोल रहा हूँ। अभी तक बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, अरे भाई जल्दी आया करो थोड़ा। वर्क तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब पुश या पुल करेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट। जब डिस्प्लेसमेंट होगी, जब फोर्स लगेगी बॉडी पे, डिस्प्लेसमेंट होगा फिर वर्क होगा। सर सुनो, जब फोर्स लगती है किसी बॉडी पे और जो बॉडी है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्प्लेस करती है, हाँ बिल्कुल। चलो बढ़िया है सबका आंसर। देखो इसके अंदर हम बात करेंगे पहले तो वर्क की, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी की, उसके बाद हम एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करेंगे मेन तो, ठीक है। और जब वर्क में भी बात करेंगे तो वर्क के अंदर भी हम दो बातें करेंगे बच्चे, एक तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा और एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा। समझ में आ रहा है सबको? वर्क, जी सर। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इसी के अंदर एक और लॉ भी पढ़ेंगे, एक थ्योरम भी पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे साथ साथ कौन दो फोर्सेस का नाम, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव, और इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सा रूल कब एप्लीकेबल होता है, ये सब। और पोटेंशियल एनर्जी इसी के अंदर पढ़ लेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों इन्हीं के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो क्या होगा, पावर का, जिसके अंदर हम पावर का फॉर्मूलाज वगैरह सब देखेंगे। तो ये है हमारा वर्क, एनर्जी, पावर। एक और टॉपिक होता है सर्कुलर मोशन, वो कभी कभी इसमें काउंट कर लेता है, वो हम करेंगे लेकिन चेक करेंगे कि इसके एंड पे करें, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। किसके अंदर से? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम ये छोड़ नहीं सकते, इसको हमने जरूर ही करना है। थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हम करेंगे, लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि वर्क एनर्जी के साथ करवाऊं या एग्जाम्शन वाली क्लास में कराऊं, वो सोचना पड़ेगा। हाँ केशव क्या कह रहे हो? नहीं, रोटेशनल मोशन में तो चलो ठीक है, काउंट कर नहीं करते इसको हम। वर्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन के बाद पढ़ते हैं वैसे सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो अभी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को छोड़कर सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। अब जो मैं बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुननी है, आंखें खोल के और कान खोल के और मुंह बंद करके, ठीक है। मतलब ये तो रिप्लाई देना है कि हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, यस इसमें सर। मतलब यस सर। अब ध्यान सुनो। वर्क आप सबको पता है, वर्क इज सेड टू बी डन जब तुमने पढ़ा होगा, जब फोर्स लगती है और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होती है सर, डिस्प्लेस होती है। तनिका और नमीत अपने हाथ नीचे कर लो बच्चे, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और आपको फॉर्मूला भी पता है इसका, क्या होता है सर वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डीएस। एफ डॉट एस है ना, एफ डॉट एस। फोर्स वर्क डन क्या है सर? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किस, कौन से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है सर? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का। अगर वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी हुई सर? वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि कैसा प्रोडक्ट है सर? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है। अब वर्क डन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं सर। अभी जनरल नॉर्मल वाले क्वेश्चंस तो नहीं लाया बच्चे में, देखना फोर्स का। अब नॉर्मल अभी फोर्स दे रखी हो तुम्हें 5 न्यूटन और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही हो 2 मीटर की, तो तुम अभी ये क्वेश्चन थोड़ी लाऊंगा मैं इसमें, ये लाने चाहिए था मुझे। 5 इंटू 2 10 cos 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एफ डॉट एस को क्या लिखता हूँ? एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा। थीटा 0 हो गया, क्योंकि मैंने बोला है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी उसी में है, तो 0। 5 इंटू 2 10, तो वर्क डन हो गया 12 जूल। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम करना चाहते हो तो मैं ले आऊंगा अगली, बट
ध्यान से सुनो, जो खास बात है, आप कुछ भी फॉर्मूला लगा देना, बट ये याद रखना एफ डॉट एस है, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो थीटा होना चाहिए। अगर आपको थीटा से छुटकारा पाना है, हालांकि वो छुटकारा मिलेगा नहीं तुम्हें, बट तुम अपने आप को तसल्ली दे सकते हो। अगर आपको थीटा से छुटकारा पाना है, अपने फॉर्मूले में थीटा लिखना ही नहीं चाहते, तो एक फॉर्मूला लर्न कर लो। वर्क डन क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वही लेनी है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लेनी है जिस डायरेक्शन में क्या लोगे? डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिधर फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। जिसमें फोर्स लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी की फोर्स इधर लग रही है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है 2 मीटर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वर्क डन का? दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या बोला है? सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, ध्यान से सुनो, सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोवाइडेड दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम। अब देखो इन दोनों में डायरेक्शन सेम है या नहीं है? सेम है। तो सीधा ही क्या मल्टीप्लाई, ये इसका क्या आ जाएगा? 12 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। वर्क डन खत्म। क्लियर है? यस सर। अब मान लो फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर। मैंने क्या बोला था लेकिन? दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। अगर तुमको थीटा से छुटकारा पाना है तो तभी उनको मल्टीप्लाई करना। तो आप क्या करोगे? ये फोर्स है, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, तो मेरे को तो चाहिए दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं उल्टा कर दूंगा ऐसे। अब उल्टा करूंगा तो जो एस था पॉजिटिव, अब एस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। टू की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर अब एफ की जगह आ जाएगा 10, एस की जगह -2, तो आंसर आ जाएगा -20। समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है? Yes, sir. मैं रिवर्स नहीं करता, मैं थीटा वाले फॉर्मूले से करना चाहूँ इसको तो भी हो जाएगा। देखो थीटा वाला फॉर्मूला है तो फिर थीटा लगाओ। वर्क डन क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। फोर्स कितनी है सर? 10। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 180 180 डिग्री कितना होता है? -1 आंसर क्या? -20। समझ में आ रहा है क्या? या तो थीटा को दिमाग में रख Yes, लो, sir. और थीटा दिमाग में नहीं है तो इस बात को ध्यान में रख लो, फोर्स उसी डायरेक्शन में लूंगा या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में लूंगा जिस डायरेक्शन में क्या हो? फोर्स। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई तुमको बोले कि वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आना चाहिए सर? वर्क डन तो निकाल दिया जाएगा, लेकिन वर्क डन कौन सी फोर्स से निकालना है? क्योंकि एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग सकती है, हाँ या ना? अब एक बॉडी पर ये भी फोर्स लग Yes, रही है F1, एक फोर्स लग रही है F2, एक फोर्स लग रही है F3, और एक फोर्स लग रही है नीचे ग्रेविटी मान लो mg। अब मैं तुमसे पूछूं वर्क डन निकालो, तो तुमको क्या पता क्या निकालने? पूछो ना, वर्क डन बाय विच फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलोगे? वर्क डन उसी, अगर बोल दिया F1 तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे? F1 डॉट S। अगर पूछा F2 के द्वारा तो क्या लिखोगे फॉर्मूले में? F2 डॉट S। अगर लिखा F3 के द्वारा तो क्या लिखोगे? F3 डॉट S। समझ में आ रही है सबको बात? यस ये सर। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर अगर बोलते रहना। फाइंड द वर्क इन द गिवन सिस्टम तो हमने एफ सेपरेटली निकालनी फिर वो बोलेगा टोटल वर्क डन, फिर वो बोलेगा टोटल वर्क डन। हाँ जी। ठीक है, हाँ, फिर सारी फोर्स से निकालना है। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। अब देखो, अब आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो आज सुबह भी एक्स्ट्रा क्लास में भी बताया था मैंने, और कल भी वैसे बताया था क्लास में एक्स्ट्रा में। जब भी वेरिएबल टर्म यूज होता है तो हम किस दो फिनोमिना का यूज करते हैं मैथमेटिकली? दो चीजों का यूज करते हैं, दो टूल होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। जब भी वेरिएबल चीज आ जाए, कांस्टेंट है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वेरिएबल है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से। वही इसमें होगा। देखो जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आता है तो हम क्या करते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट। अगर स्मॉल वर्क डन, जैसे मान लो एक बॉडी ने वर्क डन किया जिस पे फोर्स गिवन है मेरे को 2x। क्या गिवन है बच्चे? 2x। अब ये फोर्स क्या कांस्टेंट है? आप खुद बताओ।
No, sir. एक्स ये एक्स तो डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स कितनी है? 0। जब डिस्प्लेसमेंट Zero. 1 है तो फोर्स कितनी है? 2. 2। Two. जब डिस्प्लेसमेंट 2 है तो फोर्स कितनी है? Four. तो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है, वेरिएबल फोर्स है। अब मैं इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स के द्वारा एक स्मॉल वर्कडन चेक करूंगा। वो कैसे लिखते हैं सर? dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx. dx, क्योंकि स्मॉल वर्कडन है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या बोलूंगा? स्मॉल हुई है सर। अब टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या कर दूंगा? Integration. dw इंटीग्रेशन तो w हो जाता है, इसका हो जाएगा f डॉट dx ऐसे। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में ही रख लो सर। ये कब लगाते हो सर? जब वर्क डन बाय क्या हो? वेरिएबल फोर्स। जब फोर्स चीज का फंक्शन हो, जरूरी नहीं है एक्स का हो सकता है टाइम का भी फंक्शन हो, बट फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा, w इज इक्वल टू एफ डॉट dx। क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes. बाद में चेंज कर लेंगे dx को dt में कैसे करना है, वो बात की बात। पर यहां तक किसी को डाउट है? ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला है। क्लियर है? Yes. चलेगा? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, यस सर। अब इसी क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है भाई, अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको खोल लो, एफ डॉट dx को क्या लिखूंगा? एफ dx कोस थीटा, और डायरेक्शन सेम है तो कोस कितना हो जाएगा बच्चों? 0। कोस 0 कितना होता है? 1 वर्क डन हो जाएगा एफ dx। अब देखो एफ की वैल्यू क्या आ गई मैंने क्वेश्चन में? 2x dx। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों? 2 का स्क्वायर बाय 2, बस कितना आ जाएगा वर्क डन? x स्क्वायर आएगा। वो आगे मैंने इसलिए बताया, अभी क्वेश्चन में लिमिट भी गिवन होगी। तुम्हें कहेंगे वर्क डन बताओ जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है 0 से लेकर किसके बीच में? 4 तक, तो लिमिट डाल देना 0 से 4। तो एक्स स्क्वायर की लिमिट डालोगे 0 से 4 तो क्या आ जाएगा? 16। 16। समझ में आ रही है? क्लियर है Yes, सबको? यस सर। ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है एक्स की टर्म में हो, टी की टर्म में भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं तुम्हें, बट ये मोटा मोटा अभी बात समझ लो। अभी तक किसी को कोई डाउट है सर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कोई फर्क ना समझ में आ रहा हो? No, ये sir. बात समझ में आ गई क्या? और ये बात समझ में आ गई क्या? दोनों चीजें, Yes, sir. कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट के लिए तो सर नॉर्मल फोर्स है, कांस्टेंट के लिए क्या होता है सर? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और वेरिएबल के लिए क्या होता है सर? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। चल, अब ध्यान से बात सुनना। अब हम एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेते हैं, हल्की फुल्की। मैं अभी जो बात करूंगा वो बात करूंगा, देखो एनर्जी सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? हाफ mv। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आज नहीं बात करूंगा, बट आपको पता है अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो वो क्या होती है? mgh। हमेशा MGH। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh मत बोला करो, वो सिर्फ किसका फॉर्मूला होता है सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, चलो। पर मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं तुमसे, ध्यान से सुनना। क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या लगता है? यस सर। क्यों? ऐसा क्यों? सबने पढ़ा हुआ है इसीलिए? क्या बोला होता है एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता था? बताओ मेरे को। Energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one. Energy of an isolated system cannot be created, cannot be destroyed, only can transfer from one form to Another. बट वो टोटल एनर्जी की बात होती थी। किसकी बात होती थी? टोटल एनर्जी। और वो बात बिल्कुल ठीक है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, लेकिन वो कौन सी एनर्जी होती है जो कंजर्व्ड रहती है सर? टोटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? टोटल। उसमें किसी भी टाइप की एनर्जी, मैं चल रहा हूं, हाँ वो वाली एनर्जी भी, कोई हीट निकल रही है, हाँ वो वाली एनर्जी भी, कोई साउंड है सर, वो भी एनर्जी भी, जितनी टाइप की एनर्जी है वो सारी कंजर्व्ड होंगी। अगर मैं सबकी बात करूंगा तब जाकर एनर्जी का कंजर्वेशन माना जाता है। समझ में आ रहा है?
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी। जब मैं सिस्टम में सारी एनर्जी को देख रहा हूँ, कोई भी एनर्जी, अगर कोई बॉडी हीट में रिलीज कर रही है एनर्जी तो वो भी मानूंगा, तब जाके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? हमेशा एप्लीकेबल है, लेकिन वो किसके लिए एप्लीकेबल है सर? हमेशा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके लिए? टोटल एनर्जी के लिए। अब जो मैंने तुमसे पूछा वो क्या बोला है सर? मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं होती। मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ दो एनर्जी काउंट होती हैं, एक काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल। इसी वजह से, क्योंकि हमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में यही दो एनर्जी काउंट करनी होती है, यही दो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी जरूरी नहीं है कि हमेशा कंजर्व्ड हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। समझ में आ रहा है? अब अगर कोई बोल दे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लेकिन वो किसकी बात करता है सर? वो टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में? टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड नहीं होती सर। नहीं रहती। वो कब नहीं होगी आप खुद सोचो। देखो, अगर कोई बॉडी चल रही है, उसकी पहले का पोटेंशियल एनर्जी थी मान लो शुरू में 100 और काइनेटिक एनर्जी थी 0, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और कोई एनर्जी तो आने नहीं, तो इनका सम अभी कितना है इस टाइम पर? 100 है। अगर पहले 100 है तो हमेशा कितना रहना चाहिए इनका सम? 100 रहना चाहिए, तभी 100 एनर्जी क्या है? कंजर्व। और ये कब हो सकता है? जब ऐसा हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी 20 कम हो जाए, मतलब 80, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा उस टाइम पर? 20, 20 ताकि ये दोनों का सम फिर से क्या हो जाए? 100। 100। पोटेंशियल एनर्जी मान लो कितनी हो जाए? 70, काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? 30। 30। ताकि P प्लस के 100 हो जाए। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कम हो रहा है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? काइनेटिक में। उल्टा भी हो सकता है कि काइनेटिक में कुछ कम या बढ़ रहा हो तो वो किस में चेंज रिफ्लेक्ट हो जाए? सीधा पोटेंशियल में। या तो पोटेंशियल काइनेटिक में बदले या काइनेटिक पोटेंशियल में बदले। अगर इसके सिवा एक और एनर्जी भी आ गई तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी सर? 100। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 तो P प्लस के कितना है? 100। 100 ठीक है सर। सेकेंड केस में कुछ ऐसा हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई 90, काइनेटिक एनर्जी रही 0, ये एनर्जी हीट में चली गई कितना? 10। समझ में आ रहा है? अब टोटल एनर्जी तो देखोगे पहले भी 100 थी, अभी भी देखो हीट भी तो एनर्जी है, अभी भी कितनी है? 100। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तो सिर्फ क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। उसमें क्या हीट? उसमें हीट काउंट करूंगा? नहीं सर। तो पोटेंशियल 90 है, काइनेटिक 0 है, तो ये 90 क्या अभी कंजर्व्ड है? नो सर। नो सर। अब भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के में बदल है चाहे ना भी बदले, हो सकता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में बदल भी गई हो, वो कितनी बदल गई हो? लेकिन सिर्फ 5, और फिर हीट भी कितनी निकली हो? 5। समझ में आ रहा है? तभी भी क्या कंजर्व्ड है? नो सर। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल रही है, लेकिन काइनेटिक के अलावा किसी और चीज में भी बदल रही है, या काइनेटिक पोटेंशियल में तो बदल रही है लेकिन उसके अलावा किसी और में बदल रही है, यानी तीसरी एनर्जी का इंटरफेयर हो रहा है, वो तीसरी एनर्जी ज्यादातर हीट होती है, या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है? जब भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में पूरी तरह ना बदल पाए, या काइनेटिक पूरी तरह पोटेंशियल में ना बदल पाए, दोनों का सम कांस्टेंट ना रह पाए, तब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। और ये कब होता है? जनरली हमारे केस फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन क्या करता है? एनर्जी का लॉस करवा देता है। तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह किसमें नहीं बदल पाती बच्चे? काइनेटिक में। कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, जिनकी वजह से इन दोनों का सम क्या नहीं रह पाता? सेम, यानी कांस्टेंट। और मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ब्रेक हो जाता है जब कौन सी फोर्स लग रही होती है? फ्रिक्शन जैसी। ये रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सब अपोजिंग फोर्सेस है ना, जो उस टाइम पर इनको डिसिपेटिव फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डिसिपेटिव फोर्सेस, मतलब जिनकी वजह से एनर्जी का क्या हो जाए सर? लॉस हो जाए। समझ में आ रहा है? तो जब भी डिसिपेटिव फोर्सेस लगेंगी तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अलाउ, मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर।
सर जैसे फ्रिक्शनलेस जगह है, जैसे स्पेस है, तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी पे ये लॉ मतलब फिर से वो वैलिड हो डिपेंड जाएगा? करता है कि तुम कैसा ट्रीट कर रहे हो, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं ना, हो सकता है कुछ। अब स्पेस की बात करें तो वहां पर बहुत अलग चीजें होती है, आपको कंडीशन मान के चलनी पड़ेगी। अगर आप आइडियल कंडीशन ले रहे हो, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं ले रहे जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा हो, अगर आपने वो एनर्जी को लॉस को सभी मतलब हटा रखा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। पर अगर Yes. कोई भी एक ऐसी फोर्स ले ली तुमने जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के अलावा कोई और एनर्जी आ रही है उसके, तो पोटेंशियल पूरी तरह काइनेटिक में नहीं बदल पा रही, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व। कंजर्व। किसी को Yes. कोई डाउट है क्या इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये नो सर। क्लियर है? देखो यही Yes. चीज नहीं समझ, यस यस सर। अगर यही चीज समझ नहीं आएगी तो इसके आगे वाली कुछ समझ नहीं आएगी। हाँ बच्चे बोलो, वकील सिंह, कुछ डाउट है बच्चे आपको? नो सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। तो याद रखना, यही चीज मेन बेसिक है यहाँ का। अगर यही चीज समझ नहीं आएगी ना, तो फ्रिक्शन में भी कई बच्चों पता है क्या करते हैं, फोर्स फ्रिक्शन लगा हुआ होता है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है, मैकेनिकल एनर्जी पूछ रखी है, मैकेनिकल एनर्जी भी मतलब सॉरी काइनेटिक गिवन होती है, पोटेंशियल भी गिवन होती है, और फ्रिक्शन भी लगा होता है, और वेलोसिटी पूछ रखा होता है। तो बच्चे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। तो यहाँ पर mgh लिखते हैं, यहाँ पर हाफ mv² लगते हैं, और फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या फ्रिक्शन में ऐसा पार्ट होना चाहिए क्या? पोटेंशियल पूरी तरह काइनेटिक में बदल पाएगी क्या? खुद सोचो। No, sir. तो No, ये sir. तब एप्लीकेबल ही नहीं होगा जब क्या होगा सर, सरफेस मेरा क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा सरफेस। तो ये बहुत बेसिक चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, No, नो sir. सर। तो यहीं से हमारे पास नया लॉ आता है, ध्यान से सुनना। लॉ तो क्या, थ्योरम आती है एक, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है सर उसका नाम? वर्क एनर्जी Work energy theorem. अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है सर, किसी को पता है? difference of kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही पढ़ा हुआ है सबने, हाँ या ना? Yes. यस Yes. सर। लेकिन इसको अच्छे से पढ़ो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्स लग रही है उन सब के द्वारा जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Change. अगेन वही बात, अगर उस सरफेस Energy. पे फ्रिक्शन लग रहा हो और तुम भी फोर्स लगा रहे हो, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस देखना पड़ेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी देखोगे, और वर्क डन बाय तुम्हारे जारी फोर्सेस यानी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स भी देखोगे। उसको अगर मिलाओगे, टोटल ऐड करोगे, तब जाके वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक। Kinetic energy. तो सिर्फ वर्क डन नहीं, क्या बोलोगे? पूरा बोलो। वर्क डन बाय Work ऑल done by all फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Change in kinetic energy. पूरा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, तो वो सभी फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो उसमें सारी फोर्सेस लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह वैलिड है। मतलब कोई भी टाइप की फोर्स हो, चाहे कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अभी हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नेक्स्ट क्लास में क्या होता है अच्छे से, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ये बात कभी नहीं भूलना कि एक ही फोर्स लगा के आ जाओगे, वर्क डन एक ही के द्वारा निकाला होगे और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आंसर गलत आ जाएगा। जितनी भी सिस्टम पे ऊपर फोर्स दिखा रखी हैं उन सबके द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करो, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, सबको साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आएगा वो करके फिर उसको लिखना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सबको? Yes. Yes. ठीक है। इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं, वो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, लेकिन वो हमेशा वैलिड नहीं है। जैसे ये तो कब है सर, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है सर। इसमें तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है फोर्स कैसी है, कौन सी है, सबके लिए वैलिड है। लेकिन अब जो नेक्स्ट होगी वो बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले क्वेश्चंस करेंगे। चलें स्टार्ट करें यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, चलो। sir. नो सर। सबसे अच्छा एक चीज और भी बता देते हैं, पहला क्वेश्चन उसी पे आ जाएगा, वरना देखो हमने पहले भी एक बात आपको बताई हुई है, जब भी हम x और y ऐसा कुछ होता है हमारे पास, मैंने आपको ये बताया भी था, इसको ऐसे ही याद रखना दिमाग में। जब इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है तो इसको मैं दो तरीके से लिखता हूं, याद है ना सबको? जैसे v इज इक्वल टू, मान लो तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, dv बाय v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय
dt है ना। तो अब देखो x और t, अगर ये ग्राफ कैसा बनेगा, y की जगह तो क्या आ जाए, अगर x की जगह तो क्या आ जाए, अगर t, और y की जगह क्या हो जाए, इसको x y लिख रखा है ना मैंने, इसको कुछ और लिख दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। y की जगह ये वाली टर्म आ रही है और x की जगह ये वाली टर्म आ रही है, तो ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो खुद डिवाइड डिवाइड हो रहे हैं, यानी y Divide हो रहे हैं। एक्सिस हो रहा है, मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। वो किसका फॉर्मूला होता है सर, स्लोप का। स्लोप का, ग्राफ के स्लोप का। तो इसीलिए हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्लोप जो है वो क्या बताता है, velocity क्योंकि इसमें डिवाइड हो रहा है, ऐसा समझ लेना, डिवाइड हो रहा है तो स्लोप। और इसी को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या किया हुआ है मैंने, डिफरेंशिएशन। तो स्लोप का Yes, ही sir. दूसरे तरीके से यूज क्या कर सकते हो तुम, differentiation डिफरेंशिएशन। तो या तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसका तो स्लोप निकाल दो, तब वेलोसिटी निकल जाएगी, या इक्वेशन दे रखी है तो इस इक्वेशन को क्या कर दो सर, डिफरेंशिएट कर दो, तब भी क्या मिल जाएगी सर, वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर है सबको। तो स्लोप yes और डिफरेंशिएशन आपस में साथ साथ होंगे, याद रखना, इनका मतलब सेम। क्लियर है। अब yes sir. सिमिलरली देखो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। तो उस ग्राफ में यहाँ पर x की जगह हो जाएगा v और a की जगह तो t ही है, x की जगह तो अभी भी डिवाइड हो रहे हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वेलोसिटी और टाइम, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, divide डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड डिवाइड हो मतलब रहे हैं। अब v और t का क्या निकालना Slope. पड़ेगा ग्राफ का, या तो स्लोप slope या फिर। differentiation डिफरेंशिएशन। अब दूसरा समझो सर, अगर ऐसा हो वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, तो इसी को रिवाइज करो, तो dv किसके इक्वल हो जाता है, a into ए d डी है ना। तो अब टोटल के लिए दोनों साइड क्या करते हो, इंटीग्रेशन। integration आप खुद भी देखो, अब देखना ध्यान से, v निकालना है a और t से, तो एक्सेलरेशन और टाइम का अगर ग्राफ हो, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, देखो multiply मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होते हैं और जब इंटीग्रेशन होता है, ये बात सेम है, स्लोप की जगह क्या होता है उस टाइम, area under curve एरिया कर्व। और उसी को दूसरी तरीके से क्या बोल दिया, इसका क्या हो रहा है, decrease समझ रहे हो। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, इसी को ऐसे ही समझा करो तभी समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। जब दोनों एक्सिस डिवाइड हो रही है, इसका मतलब स्लोप और डिफरेंशिएशन की बात है। जब दोनों एक्सिस ग्राफ वाली क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो किसकी बात है, एरिया और इंटीग्रेशन की बात है। क्लियर है सबको यहाँ तक, हाँ या ना। yes यस सर। अच्छा Yes. अब मैं तुम्हें ऐसे बोल सकता हूँ, सर अगर ये दो फंक्शन है, मेरा जो z एक फंक्शन है, जो z एक वेरिएबल है जो ऐसे आ रहा है y dx, तो आप खुद बताओ dz इज इक्वल टू y dx, तो z निकालने के लिए मेरे को y और x का क्या करना पड़ेगा, अगर ग्राफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और ग्राफ दे Area रखा हो तो under क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व, या क्या निकाल दो उसका, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो बात z निकल जाएगा, हाँ या ना। और अगर ऐसे दे रखा होता dy बाई dx इज इक्वल टू z, अब क्या करना पड़ेगा y और x का, या तो Differentiation. डिफरेंशिएट slope या स्लोप। स्लोप। क्लियर है ना सबको, हाँ या ना। अच्छा अब वर्क डन पे इसी को अप्लाई कर, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता था, w इज इक्वल टू f डॉट f dx। तो अगर f और x का dx ग्राफ है तो क्या करना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए, multiply एरिया अंडर कर्व। मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या निकालना पड़ेगा, या तो एरिया अंडर कर्व या इंटीग्रेशन। या दूसरी चीज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्योंकि साइन भी लगा हुआ है इसलिए। और दूसरी चीज क्या है, एरिया अंडर कर्व। अगर इक्वेशन ना देके ग्राफ गिवन है तो इन दोनों का क्या निकाल दो सर, एरिया अंडर कर्व निकाल दो, तो भी क्या मिल जाएगा आपको, वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है क्या सबको, हाँ या ना। yes yes चलो, आओ ये क्वेश्चन आ गया, देखो पार्टिकल है वन डायमेंशन में मूव कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। zero अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, जो फोर्स है डिस्टेंस के साथ, यानी एफ और एक्स का ग्राफ दे रखा है। तुम्हें बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जब कितना ट्रेवल कर चुका है वो, 3 मीटर, मतलब यहां से लेकर 3 मीटर। यहां तक, पूरे ग्राफ की ही बात कर रहा है। कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सोचो थोड़ा।
सर एफ और एक्स के ग्राफ से तुम क्या निकाल सकते हो, पहले तो चलो वर्क तुम डन बताओ। वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल सकती क्या? यस सर। कैसे? सर वर्क डन इक्वल बाय एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो गिवन ही है, कितनी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? शून्य। हाँ जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो। तो वर्क डन निकाल दो, वही क्या होगी सर? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? देखो वर्क डन क्या होता है सर? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, तो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन की। वर्क डन निकाल दो, वही तुम्हारी क्या है? काइनेटिक काइनेटिक वर्क डन। एनर्जी। इसका कैसे निकालोगे? एरिया अंडर ग्राफ और एरिया ये, अंडर कर्व। तो जो जो सॉलिड लाइन है ना वही का एरिया देखो, उसके नीचे का एरिया देखना सिर्फ। ये है सॉलिड लाइन, और एक ये है सॉलिड लाइन, और एक ये है। तो इसके नीचे का एरिया देखो, लाल वाला एरिया, ये कौन सी फिगर बन रही है? रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये कैसी 2 फिगर है into सर? 2 4। ये ट्रेपीजियम, तो प्लस ये ब्लू वाला, ये ट्रेपीजियम बन रहा है सर एक। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो कर दो सर। रेक्टेंगल का तो आप सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ट्रेपीजियम का क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। आगे मल्टीप्लाई बाय एक्स हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट। है ना? उन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हाइट होती है। अभी बताते हैं लेंथ क्या है सर। 2 है सर। पहले का निकालिए। लेंथ 2 into 2 2 into 2 और ब्रेथ कितनी है सर? 2 2 plus 3 हाफ नहीं, इन इसका 4 होगा हाफ पैरेलल साइड्स का सम बताओ क्या है? एक तो ये है Two पैरेलल plus- साइड, और एक ये है। 2 और 3 आया। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ये लोग बोल तो रहे हैं, बाकी सबको समझ में आ रहा है? ये देखो एक Yes, पैरेलल sir. साइड ये है जिसकी साइड है, दूसरे की कितनी है? 2 3। 3 तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट, इन दोनों के बीच का जो हाइट है वो 1 कितनी 1 आया सर। 1। तो आंसर क्या आ रहा है? कर दो फटाफट सोच। इसको तो 4 आ गया सोल्व करके, इसको क्या आएगा? 5/2 2.5 5/2 बताओ। 13/2 13/2 6.5 13/6.5 ऑप्शन नंबर 6.5 ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सबको? तो देख लो Yes, ऑप्शन नंबर sir. सी। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों, नो सर। शर्म मत No, कर। sir, बिल्कुल भी नहीं। अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नहीं निकालना आ रहा तो भी पूछ लो। अगर ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालना आता तो उसका भी एक और तरीका है। इसको सर, यहाँ हम पर एक देख के लाइन खा खींच लिया। दो, तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर ट्रायंगल। ट्रायंगल, और ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और ट्रायंगल, तब भी इससे भी हो सकता है स्क्वायर वाले। क्लियर है यहाँ पे? शर्म हम करते नहीं है, शर्म करते नहीं, देख के खा लिया। जहां पर भी ट्रेपीजियम बनेगा ना बच्चे, वहां पर तुम 2 फिगर बना सकते हो उसको काट के, एक तो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। सर ठीक मैंने है? अलग तरीके से सोचा था। कोई बात नहीं, जैसा है तुमने कर लिया ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चे? नो सर। बोलो। नहीं, चलो फिर अब ये क्वेश्चन करो, तुम्हारे ऊपर है। अब ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है सर क्वेश्चन। हाँ पूछ तो रहा हूँ, नहीं दिख रहा तो बताओ, एडजस्ट करें। ऊपर लाइन दिए सा भी एडजस्ट नहीं करोगे, देखने की तो कोशिश ही नहीं करोगे। है सर, आगे नहीं दिखता है, ये कहाँ से? सर हमें तो एकदम ठीक ही दिख रही है। सर अब दिख रहा है, टेलीस्कोप ला ठीक है, अब दिख गया। यस देख लेंगे। अब तो मैंने नीचे किया है तभी दिख रहा है, ऐसे थोड़ी दिखने लग गया है वो। सर हमने पहले भी देख लिया था, करो। नहीं करते तो भी देख लिया। चलो फिर अब तो करो फटाफट। यस सर।
एक ब्लॉक है मास 2 kg का जो मूव करने के लिए फ्री है सर अलोंग द एक्स एक्सिस. इट इज एट रेस्ट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 ऑनवर्ड, है ना. t इज इक्वल टू 0 पर तो रेस्ट है, उसके बाद वो चलने स्टार्ट हुआ है सर. t इज इक्वल टू 0 पर तो क्या है वो सर, रेस्ट. उसके बाद वो चलने स्टार्ट हुआ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी क्या है, 0 है. अब देखो इसकी जो फोर्स है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, हाँ या ना. यस सर. यस सर. पूछा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 4.5 सेकंड. 4.5 यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, क्योंकि इनिशियल तो कितनी है, 0. अब कैसे निकालोगे? अब याद रखना वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता तो है, लेकिन ये वर्क डन कैसे निकलता था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से. लेकिन ये किसका ग्राफ है, फोर्स और टाइम और टाइम का. कहीं इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आ जाओ, ट्रायंगल का. निकल तो जाएगा कोई इंसिडेंटली, क्या पता निकल भी जाए, बट तुमने दिमाग में रखना है. अब कैसे करोगे बताओ. बताओ. स्लोप निकाल लेंगे इसकी. स्लोप निकालने से क्या आ जाएगा, वो तो df बाई dt आएगा, उससे क्या आ जाएगा बताओ. देखो इसको करने के तरीके तो हैं, लेकिन तुम कैसे देखोगे, तुम्हें पता है सर काइनेटिक एनर्जी निकालना है. काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल तो कितनी है, 0. तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उस टाइम पर क्या पता होना चाहिए था, वर्क डन. वर्क डन के लिए तो ग्राफ चाहिए था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. या तो इसको कन्वर्ट करूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, या यहीं से वर्क डन निकालूं. देखो अब ध्यान से देखना एक बात, सर वर्क डन होता क्या है सर, फोर्स वाला इनटू डिस्प्लेसमेंट. पर मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना. तो सर एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. काइनेटिक एनर्जी फोर्स और टाइम से क्या पता लगता है मेरे को, सर न्यूटन का सेकंड लॉ पता है, F इज इक्वल टू dp बाय मोमेंटम पर dt. चेंज इन अगर मोमेंटम. dp क्या होगा फिर, F इंटू. dt. तो देखो F और dt मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या क्या मिल रहा है, Integrate. मोमेंटम. तो क्या होना पड़ेगा मोमेंटम मिलता है. इंटीग्रेशन और या एरिया अंडर. ये अंडर करा. कर्व. लेकिन इसके एरिया अंडर कर्व से क्या मिलेगा, P मिलेगा. सर हमें मोमेंटम. मोमेंटम मिलेगा. तो मोमेंटम अगर आ गया तो हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं पता लग जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. डुअल नेचर में भी पढ़ा था, p इज इक्वल टू अंडर रूट Yes, 2m. sir. Under root याद है? 2m. तो अगर 2m. मोमेंटम यस सर, याद है. तो मोमेंटम पता लग गया तो काइनेटिक एनर्जी. क्या हो सकता है ऐसे ये हो सकता क्वेश्चन, है, हाँ सर. या ना. यस तो सर. देख यस सर, हो सकता है. ये देखो इसने निकाला सर, एरिया निकाला. अब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल मोमेंटम भी क्या था, 0. 0. तो फाइनल मोमेंटम निकाल लिया इसने. समझ में आ रहा है, मोमेंटम निकाल दिया. फाइनल कैसे निकाला सर, क्योंकि आपने पहले एरिया अंडर द कर्व निकाला सर, वो आ गया चेंज इन मोमेंटम. क्यों सर चेंज इन मोमेंटम कैसे आया, क्योंकि आप खुद देखो ना यहाँ पर हाफ, सॉरी क्या था, F इज इक्वल टू dp बाय dt. तो dp किसके इक्वल है, F dt के. और जब लिमिट्स पुट करते हो p इनिशियल टू p फाइनल, तो ये चीज क्या आएगी, pf माइनस PI. pi. तो ये किसका फॉर्मूला आएगा, चेंज इन मोमेंटम. और अगर चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया तो फाइनल मोमेंटम निकल जाएगा. और उसके बाद क्या फॉर्मूला यूज किया इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. तुम पहले करके देखो, अपने आप से करके देखो. पहले चेंज इन मोमेंटम dp निकाल के, मतलब डेल्टा p निकाल के बताओ मेरे को फटाफट. कैसे निकालोगे सर, एरिया अंडर कर्व. फटाफट एरिया अंडर द कर्व बताओ क्या आ रहा है. याद करना मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है सर, तो ऊपर वाला एरिया अगर पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. दोनों क्या बन रहे हैं सर, ऊपर और नीचे, ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया.
सर ये 4.5 ही आ रहा है 4.5 आ रहा है सबका? एक बिल्कुल मिनट सर। वही आएगा, वही आएगा। यस सर वही यार यस सर यस सर। सही है। नहीं आप सर तो बोलोगे ही। सॉरी है भाई? तो देखो हमने क्या किया है, हमने किया है F इज इक्वल टू DP बाय dt। dt। तो DP किसके इक्वल है? F dt। dt। मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया और लिमिट पुट कर दी यहाँ पे, P इनिशियल टू P फाइनल फाइनल। फाइनल। तो मेरे को पता है इसका इंटीग्रेशन तो क्या ही होता है सर, इसका मतलब होता है एरिया अंडर, एरिया अंडर कर्व। और एरिया अंडर कर्व निकाला मतलब डीपी P इनिशियल टू P फाइनल एरिया अंडर द कर्व के इक्वल है, जो कि तुमने अभी अभी निकाला है 4.5। 4.5 अब इसकी लिमिट्स पुट कर दो। डीपी का इंटीग्रेशन क्या होता है? P इनिशियल टू P फाइनल, ये आया 4.5 यानी P फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लोअर लिमिट लोअर लोअर लिमिट 4.5। और इनिशियल 4.5 मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम जीरो जीरो था। क्योंकि था। इनिशियल वेलोसिटी जीरो और Zero। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू मास वेलोसिटी। इनटू वेलोसिटी जब वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी क्या है? इनिशियली जीरो। 0 तो P फाइनल किसके इक्वल आ गया बच्चों? 4.5। 4.5 अब मोमेंटम 4.5 है तो काइनेटिक एनर्जी निकालने में क्या देर लगेगी क्या? क्योंकि P No, इज sir। इक्वल टू अंडर रूट 2m के 2m या के। P स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू के, है ना? Kinetic। तो 4.5 यानी 45/10 मल्टीप्लाई बाय 45/10 मल्टीप्लाई बाय 2 m कितना है सर? मास 2 kg। 2 2 kg। दो। क्लियर है क्या? तो 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। 5.0 किसी को डाउट? क्या कह रहे हो? 5.06 सर नहीं ये 4.5 कैसे आया? क्या 4.5? P इज इक्वल टू 4.5 ये आया ना। देखो इतना समझ में आया केशव? ये चीज समझ में आई? ये 3.45 कहाँ से ये दो बार। ये 4.5 एरिया अंडर द कर्व है ना। सर कौन सा एरिया ना? इसका निकाला और इसका एक तो निकाला, ए- दोनों को क्या कर माइनस कर दिया यस सर क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा और ये Yes, पॉजिटिव में आया। ये निकाल रखा। देखो ऊपर वाले का निकाला फिर नीचे वाले का बस निकाला, सर, दोनों को आ गया। आ गया। तो यहाँ से K आ गया। निकाल लोगे क्या आप बताओ? यही देखो Yes, ये आया हुआ है Yes, 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, वही हमने किया हुआ है सेम। तो 5.06 इसका क्या आ रहा है? आंसर देख लो आप, अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप इसको अप्रोक्सीमेट भी, अगर फॉर्मूले में पास नहीं है, हम क्या करते हैं इसको 4.5 को 5 लिख देते हैं अगर, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 तो 1/8। ये पास तो नहीं आता, बट ठीक है हमारा काम चल सकता था। समझ में आ रही है सबको? बट तुमने अगर फॉर्मूले Yes. में अप्रोक्सीमेट नहीं करना तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, पूरा भी सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो, किसी को कुछ भी देखना है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चे। पूछना है कुछ? Yes, पूछ लो। sir। Clear। बिल्कुल क्लियर है सबको? मान लो सर है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है? अगर आपने ऐसे नहीं करना तो P स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो, 4.5 की जगह लिख दो 5, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू m कितना है? 2 ही है सर। 2 तो 25 डिवाइडेड बाय 4, तब भी आपका आंसर लगभग वही आएगा। 4 छीक 24 हो जाता, लेकिन 6 पॉइंट समथिंग, लेकिन 6 पॉइंट समथिंग कुछ ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए आप क्या लगा सकते थे? 5। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हैं तब आपको अप्रोक्सीमेट नहीं करना, जब ऑप्शंस में बहुत गैप है तब आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। क्लियर है? चलें आगे। यस सर Yes, sir। चलो फिर आओ।
बट ये जरूर याद रखना, मैंने F इज इक्वल टू सर dp बाई dt तो लिखा है और dp को उधर लेके गया हूँ, dt को उधर लेके गया हूँ, तो ऐसा हो गया। अब दोनों तरफ क्या करूंगा टोटल के लिए? इंटीग्रेशन। लिमिट तो डाल रहा था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, पर मेरे को पता है जब यहाँ पर तो दो चीजें मल्टीप्लाई में हो रही हैं और उसका ग्राफ भी गिवन है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है उस टाइम? एरिया अंडर कर्व। एरिया। मैंने सीधा यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व निकाल के 4.5 इसकी वैल्यू लिख दी और इसको एज इट इज जैसे सोल्व करता हूँ वैसे ही किया। तो सोल्व करके क्या आया? PF माइनस PI और P इनिशियल 0 था। क्लियर है? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे आते भी थे पहले भी, अब इस साल शायद नहीं आया इस पे, इस और पिछले साल भी मुश्किल से, बट आते थे और क्वेश्चन अच्छे भी हैं। पढ़ो। एक बॉडी है बच्चे जिसका मास गिवन है कितना? 10 की पावर माइनस। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे और एक बार समझ लिया तो आगे सारे क्लियर है। कैसे अप्रोच है वो समझना। मास गिवन है 10 की पावर -2 kg। बॉडी मूविंग कर रही है, एक मीडियम में मोशन कर रही है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जो कि फोर्स है कितनी? -kv²। यानी फोर्स वेरिएबल है या नहीं है? वेलोसिटी पर क्या कर रही है सर? डिपेंड कर रही है वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे किसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी सर? फोर्स की वैल्यू। क्योंकि अब वेलोसिटी 1 पुट करोगे तो फोर्स आएगा -k, वेलोसिटी 2 पुट करोगे तो फोर्स आ जाएगा -4k, वेलोसिटी 3 पुट करोगे तो फोर्स क्या आ जाएगा? -9k। तो वेलोसिटी फोर्स जो है वो वेलोसिटी पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। इतनी बात समझ में आती है सर। वो कह रहे हैं बॉडी की इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चे? v0। v कितनी है? v0। हमने कहा ठीक है और उसकी वैल्यू भी गिवन है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? 1/8 mv0। 10 सेकेंड के बाद बॉडी चल ही रही है सर सिर्फ, और फ्रिक्शनल फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी नहीं है। ऐसा समझ लिया करो, जब भी फ्रिक्शन जैसी फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करते ही नहीं, ऐसा समझ लेना तुम अभी के लिए। ठीक है, आओ। एनर्जी है सर, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ऐसी हो गई सर, तो K की वैल्यू बतानी है आप। हमने कहा ठीक है सर। F जो है वो है kv का स्क्वायर। आपको ये समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है सबको? बॉडी चल रही है मीडियम में चल रही है, धीरे धीरे उसकी फोर्स लग रही है, उस पे फोर्स लगने के कारण धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही है। 10 सेकंड के बाद उसकी एनर्जी कितनी रह गई? 1/8 mv0। K बताना। हमने कहा ठीक है K बता देंगे। K फोर्स की वजह से K निकलेगा। K कैसे निकल सकता है सर? मेरे को यहाँ पर V की भी वैल्यू पता हो और किसकी वैल्यू पता हो? F की भी। हाँ या ना? लेकिन याद रखना फोर्स की वैल्यू तभी उसी वेलोसिटी पर निकालूंगा अगर वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लो फॉर एग्जांपल, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो उसी टाइम पर क्या पता होनी चाहिए यहाँ पर? फोर्स। अगर वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी तो तुम 30 पुट कर रहे हो लेकिन फोर्स कौन सी पुट कर रहे हो जब वेलोसिटी कितनी थी? 10 वाली। जिस टाइम पर वेलोसिटी वाली, जो वेलोसिटी की टाइम की बात कर रही होगी उसी टाइम पर क्या देखोगे? फोर्स। जिस टाइम पर तुम वेलोसिटी देख रहे हो उसी टाइम पर क्या देखोगे? फोर्स देखोगे। ये बात दिमाग में रखना, सब रखोगे ना दिमाग में, क्योंकि तभी आंसर आएगा सर। यस सर। क्योंकि फोर्स डायरेक्टली वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो जिस टाइम की वेलोसिटी होगी उसी टाइम पर क्या आएगा? फोर्स आएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा बॉडी चल रही है, फोर्स लग रही थी, अब तो क्वेश्चन लर्न हो गया सर। फोर्स लग रही थी, ये धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी खत्म हो रही है। तो शुरू में बॉडी चल रही थी और उसकी वेलोसिटी थी v0 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस टाइम? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, चल रही थी तो कौन सी है? कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। v0 का स्क्वायर। ऐसे ही लिखूंगा हाँ या ना? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यस सर। कुछ टाइम बाद ये क्या हो गई थी, वो बात की बात है, मेरे को फोर्स निकालनी है। जब भी ऐसा हो तो आपको पता है बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है सर टाइम आफ्टर 10 सेकेंड। एक तो क्या गिवन है सर? टाइम। मुझसे पूछ रहे वेलोसिटी के K के बारे में,
और फोर्स और वेलोसिटी और टाइम, इसमें मेरे को रिलेशन चाहिए। फोर्स की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। गिवन है क्या देखो कहीं पर भी कि फोर्स इतने न्यूटन लग रही है, ऐसा तो कहीं नहीं गिवन। मेरे को मास भी गिवन है 10⁻⁻2 kg। तो अगर मेरे को इस रिलेशन से बात करनी है तो मेरे को फोर्स पता होना चाहिए, लेकिन फोर्स तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है सर। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसमें चेंज करूंगा। फोर्स को तुम सबसे छोटा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बताओ? फोर्स का फॉर्मूला ma लिख दिया सर। लेकिन क्या एक्सेलरेशन गिवन है? नहीं सर। वेलोसिटी की बात है तो फोर्स एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी अपॉन dt। अब देखो कुछ भी ऐसा बचा है क्या जो गिवन ना हो? नो सर। कुछ भी। मास गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, लेकिन यहाँ पर dv/dt वाली इक्वेशन है, तो या तो डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा। तो तुमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाए तो जो जो चीज गिवन है उसमें मैंने सोल्व कर दिया। देखो अगर मेरे को एक्सेलरेशन गिवन होता तो मैं यहीं रुक जाता, है ना? हाँ या ना? यस सर। अगर मेरे को फोर्स गिवन होता Yes, तो मैं sir. नीचे आता ही ना, मैं यहीं रुक जाता। तो मेरे को फोर्स नहीं गिवन था इसलिए मैं नहीं यहाँ पहुंचा, फिर एक्सेलरेशन भी नहीं गिवन था इसलिए मैं यहाँ पहुंचा। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। अब देखो अब क्या करना है सर, वेरिएबल को देखा करो, जो एक साथ वाले हैं उसको एक साथ कर दो, v वालों को v वाले के साथ कर दो सर। m v² नीचे आ जाएगा तो 1/v² dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -k। m को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? -k/m। देख लो, ऐसा ही लिख सकता हूँ क्या? यस सर। एक वेरिएबल और रह गया क्या? dt। किसी को कोई डाउट? देख लो। नो सर। अब ध्यान से देखो, मेरे पास क्या बना सर, यही लिख रहा हूं, इसको छोड़ देना, इसको मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। 1/v² dv इज इक्वल टू किसके इक्वल है सर? -k/m dt। अब ये तुम्हें dt। सबको पता है ये v dv के रिस्पेक्ट में है, dt के रिस्पेक्ट में है, स्मॉल स्मॉल है सब, तो टोटल के लिए क्या ही करना पड़ेगा सर? इंटीग्रेट। अब v² ऊपर जाके क्या हो जाता है? v की पावर -2 dv, -k/m तो कांस्टेंट है, अंदर क्या रह जाएगा? dt। अब लिमिट्स पुट करते हैं सर एक बारी पहले। टाइम वो कहाँ से शुरू में टाइम कितना होता है सबको पता है? 0 सेकंड। और वो कितने टाइम की बात कर रहा है सर? 10 सेकंड। लिमिट क्या हो गई? 0 से 10। अच्छा, जब टाइम 0 था तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो कितनी गिवन है? वो 1 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। हमने कहा हाँ 10 मीटर पर सेकंड। और बाद में कितनी होती है उसको क्या बोल देते हैं? v नॉट फाइनल। v फाइनल। हाँ या ना? यस बोलो। सर। ठीक है सर। किसी को लिमिट में दिक्कत है? नो आप चाहो तो इसको v इनिशियल से v फाइनल भी लिख सकते हो, लेकिन बाद में फिर v इनिशियल आपको 10 पुट करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत? चले आगे। अब एक तो v फाइनल भी नहीं पता मेरे को, वो भी निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकाल सकता हूँ? पहले वही निकाल लेते हैं। उसने कहा है t v फाइनल कितने सेकंड के बाद है बच्चे? सर 10 सेकंड के बाद। आपको पता है शुरू में एनर्जी थी 12 mv²। अब वही एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? शुरू में तो सिर्फ काइनेटिक थी या पोटेंशियल भी थी? सिर्फ मूव कर रही थी तो कौन सी थी? तो बाद में टोटल एनर्जी कितने किसके इक्वल हो गई सर? सर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बाद में? 1 1/8 mv²। हाँ या ना? इसके इक्वल हो गई थी। यस सर। देख लो, आप अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट हो? यस सर। एनर्जी पहले कितनी थी सर? 12 mv² होती है, बाद में कितनी हो गई सर? 1/8 1/8 mv²। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो यहाँ से v और v0 के बीच में रिलेशन नहीं आ सकता क्या? यस सर। v² किसके इक्वल हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर के बाय 4। तो v किसके इक्वल हो जाएगा? v0/2। v0/2। अब v0/2 अगर इसके इक्वल है तो v किसके? v मतलब ये तब की बात है, कितने सेकंड के बाद की बात हो रही है? 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है उसी को तो क्या बोलता हूँ? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल।
तो वी नॉट कितना था? V naught हम 10। 10 तो 10/2 कितना हो गया? 5। तो VF की जगह आप क्या लिख सकते हो? 5। पहले तो ये देख लो। और किसी के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पर आपने काइनेटिक एनर्जी को सीधा इक्वेट कैसे कर दिया? आपने तो कहा था फ्रिक्शनल फोर्स में इक्वेशन वैलिड ही नहीं, ऐसा इक्वेट ही नहीं कर सकते हम, है ना? कहा था ना मैंने। यस सर, कहा था। मैं बताऊंगा इसका आंसर Yes, sir. लास्ट में बताऊंगा। सर हो गया टाइम, बता ही दो। पहले ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लो एक फटाफट। यस सर। ठीक है, अब तो बस इंटीग्रेशन करना है, कर दो फटाफट। मैं कल इसकी तरह और भी क्वेश्चन करवाएंगे, बस एक बार आज समझ लो अच्छे से। रो था आज क्योंकि आप पहली बार 11th कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है ना? बहुत सर टाइम हो कुछ गया ना ऐसे ही समझ 11th, लो। तो कोई बात नहीं। देखो बहुत टाइम बाद पढ़ते हो ना, तो ऐसा ही लगता है थोड़ा अजीब सा। देखो पावर में Yes, एक sir. ऐड हो जाएगा और उसी से क्या हो जाएगा? डिवाइड भी हो जाएगा। 10 से लिमिट क्या हो जाएगी? 5 तक। माइनस ऑफ k बाय m, लिमिट 10 dt का इंटीग्रेशन t, और t अपर लिमिट पुट करोगे तो सिंपल क्या आ जाएगा? 10, है ना? पता है ना Yes. सबको? यस sir. सर। तो ये कितना हो जाएगा? v की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, 10 से 5 तक, माइनस ऑफ k बाय m इंटू 10। क्लियर है सबको? ये Yes, sir. माइनस ये माइनस कैंसिल Yes. से, तो 1/v किसके इक्वल आ जाएगा सर? 1/5 minus 1/10. 1/v किसके इक्वल आ रहा है सर? 5 10 से 5 तक, k बाय m इंटू K by M 10. 10। अब 1/v कैसे पुट करोगे सर? अपर लिमिट 1/5 माइनस लोअर लिमिट 1/10 इज इक्वल टू k बाय m। कितना है? 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय ये 10 है ही। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? एलसीएम 10। 2 - 1 ये इंटू 10 की पावर ऊपर चले जाके ये, चलो ऐसे ही लिख लो, इंटू 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. 1/10, ये 10 भी नीचे आएगा और ये 10 की पावर -2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। दिख रहा है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये 10 की Yes, पावर sir. -2 है, ये 10 की पावर -2 बन जाएगा ऊपर जाके, तो टोटल कितना आ जाएगा? 10 की पावर -4. तो k की वैल्यू आ गई 10 की पावर -4। दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन करना है, कोई बात नहीं, कल हम इसको दोबारा से भी करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ आइडिया। अब वो बात करो कि सर ये एनर्जी को इक्वेट कैसे करना। बच्चों मैंने सिर्फ ये बोला था कि काइनेटिक पोटेंशियल वाली को इक्वेट नहीं कर सकता था। ये नहीं कह सकता कि जितनी काइनेटिक एनर्जी है वही सारी किसमें चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसने ऐसा बोला होता कि काइनेटिक एनर्जी बाद में हाफ 1/8 mv0² हुई है, तब मैं इक्वेट ना करता। लेकिन इसने क्या टाइप ऑफ एनर्जी मेंशन किया है क्या? No, sir. इसके अंदर तो कोई भी एनर्जी हो सकती है, हीट वगैरह कोई भी, हमको नहीं पता ना। इसने ऐसा थोड़ी बोला पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल इसने तो टोटल एनर्जी की बात करी है, और वो तो क्या रहती है सर? हर जगह कंजर्व्ड रहती है सर। तो मेरे को बिना सोचे ही इनिशियल टोटल एनर्जी, सिर्फ बॉडी मूव कर रही थी तो सिर्फ टोटल एनर्जी किसके इक्वल थी इनिशियली? Zero. जो काइनेटिक एनर्जी थी। Kinetic बाद में टोटल एनर्जी किसके इक्वल हुई है? हाफ Half. 1/8 mv0²। तो मैंने क्या किया है? इनिशियल टोटल एनर्जी को फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वेट किया और कुछ नहीं किया। मेरे को एनर्जी का टाइप नहीं बता रखा इसमें, समझ में आ रहा है? इसने अगर साफ साफ लिखा हुआ होता ना ये कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तब मैं इक्वेट नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर तो इसने टोटल एनर्जी की बात करी है और टोटल एनर्जी में इक्वेट कर सकता हूँ। क्लियर है सबको? जी सर। देख लो अच्छे से, कोई बात नहीं, बस इसी को एक बार दोबारा से रिवाइज करके आना, यही होमवर्क है। देखो क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, ये देखो, ये दिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो होमवर्क भी लाया था, बट Yes, क्योंकि थोड़ा सा sir. टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। आज इसी चीज को दोबारा रिवाइज करना, उसी चीज को क्या करना सर? दोबारा रिवाइज करना, और वर्क एनर्जी थ्योरम को, वर्क एनर्जी थ्योरम, और कल के लिए पहले से ही पढ़ के आना क्या? कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क एंड पावर और एनर्जी में पावर को छोड़कर सारा कुछ पढ़ के आना थ्योरी, क्योंकि आपके पास कल का दिन है अभी। ठीक है, परसों लगेगी क्लास। ठीक, कल क्लास है। मंडे हाँ, कल से क्लास लगेगी बच्चे हमारी 10:30 कह रहा हूं, सुबह 10 बजे। ठीक है, रोज लगेगी वो क्लास 10 फिर बजे। मेरा एग्जाम है कल, तो मैं कल नहीं करूंगा ज्वाइन। कोई बात नहीं, 10 बजे रोज लगेगी वो क्लास। ठीक है,
सर जिनको तो क्या कह रहे हो? सर रिकॉर्डिंग कर लो फिर करते हैं बात। बंद क्या कर लो, मेरी क्लास है फिर बात करते हैं। क्या सर अभी तो टाइम है बताओ बताओ जिसका क्या यार, बात सभी के नाम आगे हैं। सर जिसको तो अलाउ ही नहीं है एक्स्ट्रा क्लास, मतलब जिसको इंजेक्शन मिला ही नहीं है तो वो वो- एक्स्ट्रा Yes, क्लास sir. नहीं लगाएगा, तो तो हम सर उसके सभी लिए की- ट्राई करेंगे। वो मॉर्निंग वाली क्लास अगर वो भी नहीं लगाएगा तो फिर उसका नुकसान है। नहीं सर मॉर्निंग में तो लगाते हैं पर सभी मॉर्निंग के में स्कूल में लगाते कर हैं। दिया था मैसेज। क्या कह रहे हो? सर सभी के